नमस्कार जैन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि आज के दिन का श्री गणेश करते हैं। मूल अधिकार में, मूल विधि में हमने बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमारा हो चुका है और इसमें हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमें अभी करना है। इसमें केंद्र और राज्य के प्रदूषण का नियंत्रण बोर्ड बनाने की स्थापना का प्रावधान तक हो गया है। हमारा बोर्डों की शक्ति और कृति जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मूल विधि में हमारा बोर्डों की जो शक्ति है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बोर्ड की पावर ऑफ बोर्ड की शक्ति मूल विधि में हमारा जो बोर्ड की शक्ति यानी दो बोर्ड है। एक केंद्र का बोर्ड है और एक राज्य का बोर्ड है, यानी जल शक्ति मंत्रालय भी है, राज्य जल शक्ति मंत्रालय भी है, राज्य पर्यावरण बोर्ड भी है, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड भी है। तो हमारा इसमें आज हम वन्यजीव अभयारण्य भी पढ़ेंगे। तो आज हमारा इसमें पूरा कर दिया जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य पूरा हो जाएगा। बोर्डों की शक्ति और कृत्य यानी जो बोर्डों के क्या काम है। धारा 16 में केंद्र बोर्ड के कार्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में किसी विषय पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकते हैं। केंद्र सरकार को सलाह देना होगा। राज्य बोर्ड के क्रियाकलापों के समन्वय करना और उनके बीच के विवादों को सुलझाना है। राज्य बोर्ड की तकनीकी सहायता देना तथा उनके मार्गदर्शन करना है। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु जन संपर्क द्वारा व्यापक कार्यक्रम तैयार करना। ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो विहित किए जाए आदि। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 16 के तहत निर्धारित किया गया है। धारा 17 में राज्य बोर्ड के कामों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य राज्य के सरिताओं और कुओं के प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और अपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 17 के तहत निर्धारित किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 20 के तहत कार्य को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण
धारा 24 में प्रदूषक पदार्थ आदि से निस्तारण के लिए सरिता यानी जो हमारी नदियां हैं और कुएं के उपयोग का प्रतिषेध किया गया है। प्रदूषित, आप उसे कुओं को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं और नदियों तालाबों को आप प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। धारा 24 में बताया गया है। धारा 33 में सरिताओं और कुओं के जल के आसक्ति प्रदूषण को अवरुद्ध करने के लिए बोर्ड की न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 33 ख में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करने से संबंधित का प्रावधान है। धारा 33 में आप जा सकते हैं, बोर्ड में यह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शक्ति और प्रक्रिया, धारा 41 के अनुसार जो कोई धारा 20 के उपधारा 2 या फिर उपधारा 3 के अधीन दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकती है, जुर्माने से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि असफलता जारी रहेगी तो ऐसी अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता पर 5,000 रुपये और तक हो सकती है और दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 42 के अनुसार जो कोई बोर्ड संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा अथवा कोई भी जानकारी ऐसी जानकारी देने में जिसका दिया जाना उसकी इस अधिनियम के अनुरूप आवश्यक है, जानते हुए और जानबूझकर ऐसे कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश झूठा है और वह कारावास से जिसकी अवधि 3 माह हो सकती थी, जुर्माने से 1,000 रुपये तक का जुर्माना और या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 43 के अनुसार जो कोई धारा 24 के उपबंध का उल्लंघन करता है और वह कारावास से अवधि 1 साल या फिर 6 माह तक की होगी, किंतु 6 वर्ष तक की हो सकती है या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 39 में जो धारा 25 और 26 के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह धारा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष और 6 माह तक से कम नहीं होगी, किंतु जो कोई 6 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 45 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या अधिनियम के अधीन दिए गए किसी भी आदेश और निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए इस अधिनियम के अन्य ने किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया हो, वह ऐसे कारावास से जो 3 माह तक के हो सकता है या फिर जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 47 में कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 48 में सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। धारा नंबर 49 के अपराधों का संज्ञान लेने से संबंधित है। इसके अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट का प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा। 49 धारा नंबर 3 के तीसरे के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा किसी महानगर मजिस्ट्रेट के लिए इस अधिनियम के अधीन दंडित
दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गया और किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक के अवधि के कारावास के लिए या फिर 2000 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडादेश पारित करना विधि पूर्वक होता है। धारा नंबर 50 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों, अधिनियम अधिकारियों तथा सेवकों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। प्रकीर्णन विधि यानी कानून क्या है? धारा 51(1) क के अनुसार केंद्रीय जल प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित है। इसके अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक केंद्रीय जल प्रयोगशाला स्थापित करेगी। धारा 52(1) क के अनुसार राज्य जल प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य जल प्रयोगशाला की स्थापना करेगा। धारा 55 के अनुसार सभी स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड को ऐसे मदद तथा ऐसी सहायता और ऐसी जानकारी देंगे जिसकी वह कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षा करे। धारा 56 के अनुसार राज्य बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंध के अधीन तथा तत्सम प्रकृत किसी अन्य स्थानों की विधि के अधीन अर्जित की जाएगी। धारा नंबर 59 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है। धारा नंबर 30 में केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्तियों का उल्लेख है और धारा नंबर 64 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियों का उल्लेख है। तो इसमें अब नई चीज़ें हैं। अब नए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नया प्रावधान एक्ट है। वाइल्ड लाइफ